Hello, my lovely students. Welcome back to your channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So, before I start my session, I wanted to say you that if you have not subscribed our channel, please get it subscribed because we make these types of videos only for you so that your education doesn't stop till here only and you can grow further. जो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, आज का जो आपका वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एज यू नो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर पहले ही ख़त्म कर दिया था। टुडे जो है उसका रिवीजन चैप्टर आने वाला है जिसमें मैं आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज कराने वाली हूँ। तो ये वीडियो में आपको क्या करना है, अपनी पहले तो NCERT बुक आप निकाल लीजिए। NCERT बुक को आप रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का पेज खोल लीजिए और आज जो है मैं आपको हर एक चीज़ रिवाइज करने वाली हूँ। तो आपको स्क्रीन में ज़्यादा नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी है। एंड इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर एजुकेशन, सो आप लोग और क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी मैं चीज़ बोल रही हूँ उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे। और नोट डाउन करने के बाद आप अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डियर लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, जो कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और क्लास ग्रेड 8 का सेशन है। आई थिंक आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे कि जो मैंने आपसे कहा है कि आपको स्क्रीन में आज नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि क्या हो, आपको जो और वीडियोस भी आए साइंस से रिलेटेड उसका भी नोटिफिकेशन फट से फट मिल जाए। तो डियर आज हम जो साइंस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं दैट आर गोइंग टू बी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction. Then we are going to learn about asexual reproduction, fission and budding. Then we are going to learn about sexual reproduction, in which we are going to learn about male reproductive system, female reproductive system, events in sexual reproduction. Then the last topic which we are going to cover is types of fertilization. First we are going to learn about internal fertilization, then external fertilization, and then we are going to learn about in vitro fertilization. So let's get started. सबसे पहले अगर मैं आपकी माइंड मैप की बात करूं तो आपको सबसे पहले लिखना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसके नीचे आप एक डंडा खींचेंगे और ऊपर एक डंडा खींचेंगे, जिसमें आप लोग क्या लिखने वाले हैं, नीचे वाले में टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका आता है इंटरनल, एक्सटर्नल और इन विट्रो। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपके आता है विविपारस एंड ओविपेरस। एंड इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपके पास आता है मेटामॉर्फिस। एंड देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देयर इज क्लोनिंग। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, आप अगर ऊपर को जाएं तो ऊपर को आते हैं आपके दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग एंड फ्यूजन। ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रही थी ये सब आपका माइंड मैप प्रिपेयर करने के लिए था डियर स्टूडेंट। मतलब आप अगर बीच में रिप्रोडक्शन एनिमल्स लिखते हैं, नीचे से आप थोड़ी लाइन्स बनाएंगे, थोड़े ट्रीज़ के जैसे डंडियाँ नहीं होती वैसे आप बनाएंगे और ऐसी चीज़ें लिखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देख लें ताकि आप अच्छे से अपना माइंड मैप प्रिपेयर कर सकें। तो इसके बाद जैसे लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज़ रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके यंग वंस यानी कि उनके ही स्पीशीज़ डेवलप करते हैं या फिर से आते हैं, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन होती है वो ये इंश्योर करती है कि जो आपके स्पीशीज़ हैं वो कंटिन्यू होते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। नाउ अब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अमीबा, हाइड्रा, जो दो मैं आपको बता रही हूँ। अमीबा में डीएस में आपका कहीं ना कहीं बाइनरी फिजन होता है और हाइड्रा में बडिंग होती है। Then I wanted to tell you about the sexual reproduction in which we are going to learn about sperm and ovum. So yes, सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स आपका इन्वॉल्व होता है, यानी कि अगर एक पेरेंट भी आपके पास है तो दैट्स इनफ, उससे ही आपका सारा रिप्रोडक्शन हो जाएगा, उससे ही आपके स्पीशीज डेवलप हो जाएंगे। देन गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, यानी कि आपके गैमेट्स उसमें फॉर्म नहीं होते हैं। देयर आर नॉट इन्वॉल्वेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि आपके जो गैमेट्स हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होते हैं इसमें फॉर्म। ठीक है, देन फर्टिलाइजेशन डजंट अकर। आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सबसे मेन पॉइंट इसमें आता है वो यही आता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है।
Okay, I hope that this much is clear to all of you. Okay, now नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. गैमेट्स आर फॉर्म लाइक स्पर्म्स एंड ओवम, और फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका अकर होता है ताकि आपका एक एम्ब्रियो या जाइगोट जिसको आप कहते हैं वो फॉर्म हो सके. ठीक है, तो ये थे कुछ कॉमन डिफरेंसेस जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखे. आई एम अगेन रिवाइजिंग इट. Asexual reproduction में only one parent is required. Sexual reproduction में two parents are required. Asexual reproduction में gametes are not formed. Sexual reproduction में gametes are formed. And asexual reproduction में आपका fertilization occur नहीं होता है, whereas in sexual reproduction their fertilization occurs. Okay, I hope that this much is clear to all of you. Now the next topic which we are going to learn about is asexual reproduction. अभी तक हम difference देख रहे थे, लेकिन हम पढ़ने वाले कि asexual reproduction होता क्या. The two types of asexual reproduction that we have studied in fission in amoeba and budding in hydra. हमने अभी दो टाइप के चीज़ें देखी ना. अमीबा में जो है बाइनरी फिजन होता है, और जो आपका हाइड्रा होता है उसमें बडिंग होती है. अब मैंने सिर्फ फिजन क्यों कहा कि फिजन डिस्टेंस दो टाइप का होता है, जो कि होता है एक बाइनरी फिजन और देयर इज वन मोर फिजन विच इज मल्टीपल फिजन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है डीएसएन फिजन में सबसे पहले पेरेंट अमीबा होता है. ओके, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डीएसएन न्यूक्लियर. न्यूक्लियर में सारा डीएनए सब चीज़ होता है, जेनेटिक मटेरियल, ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो न्यूक्लियर डिवीजन सबसे पहले होता है. उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. साइटोप्लाज्म, अगर आपने सेल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है सो यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स. मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सेल होती है उसके अंदर के जो पार्ट होते हैं वो ये सब होता है, जैसे न्यूक्लियस, आपका साइटोप्लाज्म भी सेल का ही अंदर का भाग होता है. माइटोकॉन्ड्रिया यू कैन से, विच इज़ हेल्प इन एनर्जी जनरेशन. तो डियर स्टूडेंट डोंट वरी, वी विल डेफिनेटली मेक योर वीडियो इन सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, तो सेल स्ट्रक्चर और जो फंक्शन वाला चैप्टर है डियर स्टूडेंट, वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप एक बार खुद से रीडिंग करके भी देखना, अगर आपको समझ में नहीं आता है. सो वी आर गोइंग टू मेक द वीडियो ऑन इट, बिकॉज ये सारे जो टॉपिक्स बायो के और भी आगे आगे आते रहेंगे. दीज आर ऑल रिलेटेड ऑन दीज थिंग्स. ओके, अगर आपको सेल बहुत अच्छे से पता है, व्हाट इज द सेल, हाउ इट इज वर्क, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इनसाइड द सेल, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू ऑल अदर चैप्टर्स. ओके, सो उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद आपके दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं. तो एमीबा जो होता है वो अपने को रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू डॉटर सेल्स. ओके, सो बेसिकली डियर अगर मैं आपसे कहूँ कि जब दो चीज़ डिवाइड हो रही है, टू चीज़ फॉर्म हो रही हैं, एक एमीबा पेरेंट एमीबा से दो चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, तो बेसिकली हम उसे कहेंगे बाइनरी फिजन. लेकिन अगर आपके मल्टीपल बहुत सारे ऑर्गेनाइजम फॉर्म हो रहे हैं, जस्ट अ सिंगल, आपका एक सिंगल ऑर्गेनाइजम है उससे बहुत सारी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, नॉट ओनली टू डॉटर सेल, 5-6 डॉटर सेल, देन वी से दैट दिस इज अ मल्टीपल फिजन. ओके, so amoeba reproduces by dividing itself into two daughter cells. Now let's read about budding. Budding in hydra में क्या होता है जिसमें सबसे पहले होता है आपका पेरेंट हाइड्रा, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ? पेरेंट हाइड्रा हुआ. फिर जो आपका दूसरा पार्ट होता है वो होता है ग्रोथ ऑफ बड. जो आपका पेरेंट हाइड्रा होता है उसमें आपका बड जो होता है एक स्ट्रक्चर टाइप का वो आता है. ठीक है, तो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ बड देयर. ओके, देन द सी जो होगा वो होगा बड डेवलप्स माउथ एंड टेंटिकल्स. जो आपका बड होता है वो आपके माउथ और टेंटिकल्स डेवलप करता है. ठीक है, बड, अभी मैं सिर्फ बड की बात कर रही हूँ. देयर इज अ पेरेंट हाइड्रा, देन उसमें ग्रोथ ऑफ बड होती है, बड निकलता है. बड आपने देखे होंगे स्ट्रक्चर. ठीक है, प्लांट में भी जब आप अच्छी तरह गौर से देखो तो आपको थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर दिखते होंगे. देन हाइड्रा की बात कर रही हूँ मैं इधर. तो हाइड्रा में फिर वो जो बड होता है वो धीरे धीरे अपने माउथ और टेंटिकल्स डेवलप करता है. देन इट अंडरगोज इन मैच्योरेशन, मैच्योर होता है बड, और भी ज़्यादा मतलब बड़ा होने लगता है. देन लास्ट पार्ट होता है बड अटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट, बड डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट. तो जो बड होता है वो धीरे धीरे जो अपने पेरेंट सेल होती है उससे अलग हो जाता है. ठीक है, यानी कि उससे अलग हो गया एक बार, तो अब फिर क्या होता है लास्ट स्टेप दैट इट गोज इनटू न्यू इंडिविजुअल, और धीरे धीरे वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करने लग जाता है. दिस इज समथिंग. जो हाइड्रा होता है न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम बड. तो हाइड्रा में जो आपके न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो बड से डेवलप करते हैं. तो अभी जो आपका ये चैप्टर है इसमें आपको दो मेथड बताए गए हैं. एक तो है बडिंग और दूसरा है बाइनरी फिजन, और जिसमें आपका मल्टीपल फिजन भी आता है. तो अगर आप बेसिकली फिजन बोलें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, now dear students something that we are going to learn
is next thing, which is sexual reproduction. Okay, first we are going to learn about a definition. Reproduction resulting in the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. जिसमें male और female gametes which are the cells, okay, उनका जो fusion होता है, it forms up to zygote, और ये वाले reproduction को हम sexual reproduction कहते हैं. Now dear students, next we are going to learn about male reproductive system. Now the first what we are going to learn about here is urinary bladder. सबसे पहले ऊपर urinary bladder होता है. Then आप धीरे धीरे नीचे आते रहते हैं तो you get the sperm duct, then urethra, testes, penis. Now before I wanted to explain this, I want all of you to pay attention on your screen so that I can just make it and then I can show you very easily. Okay, so basically I am going to write in the short form, so you all are requested to see it very very carefully. So please see here very carefully. Okay, now see dear students, सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है. This is something which I am making. Wait, yeah, I think you are able to see all of you. And then we here go we this, and then we are going to do this. Yeah, yes, it's, yeah. तो ये है कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वेट, आई एम जस्ट ड्राइंग इट वेरी क्लियरली बिकॉज इट्स नॉट वेरी क्लियर. आई थिंक I am just drawing it very shortly so that you can see it very nicely. Okay, wait, yes, here it also given, so I am going to explain you in this only. So सबसे पहले dear student, if you are able to see, you can see here this is urinary bladder. Okay, urinary bladder, and you all know what is the work of urinary bladder. It stores urine. ओके, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या करता है, आपकी जो यूरिन होती है उसको वहाँ पे सेव करता रहता है, और धीरे धीरे जब पूरा भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर तो वो पास आउट हो जाती है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इज दिस. ये जो आपको चीज़ दिख रही है, दिस लाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट वी कॉल द स्पर्म डक्ट. ओके, इधर आपको डायग्राम में भी दिया है, बट आई एम जस्ट राइटिंग. ओके, या. Now after seeing this, can you see this urethra? Urethra is something where the urine is pass out. Okay, जहाँ से यूरिन निकल जाती है. Okay, this is something that we call urethra. Okay, urethra जो between वाला black lining structure दिख रहा है ना, ये urethra है. Okay dear students. Now after seeing urethra, there is these ball like structures. This is something that we call testes. Okay, which produce sperm cells. And then we are going to have our last thing, which is here. You all can see. This is something that we call penis. I hope that you all are clear with these all things. Penis, we are not talking about this structure. This is urethra only, this black part. लेकिन जो these linings है ना, skin type की जो यहाँ पे है, black part के अगल बगल में, this we call penis. Okay. So I hope that this much जो part है ये आपको clear हो गया होगा. Now see the next stage, we are going to learn about the structure of sperm. Now here you have given this. Now what is there dear students? सबसे पहले आप tail देखो. Tail जो है वो easy movement के लिए दी जाती है. Okay. Then you have the middle piece. Middle piece you all are able to see here. So in this middle piece, mitochondria and other things are there. And the head part is there, which is, you know, protective something. Okay, so now see, these are something which is the structure of thing. Now sperm, what it contain. So the genetic material is present in the head. जो आपका head होता है, here is the genetic material. Okay, because here is nucleus. ये जो यहाँ पे head की side है, इधर nucleus है, and you all know very nicely that nucleus contain genetic materials. Okay. Now if I talk about the middle part, it contains mitochondria. Chondria. Yeah. See sir, what is mitochondria ना? It release energy. मतलब वो energy provide करता है. So mitochondria is basically something which produce energy. Then if I talk about the tail, it is for the easy movement. So
So I hope that these all things which I have told you just now, it is clear to you all. Now what I am going to read is this, that male reproductive system includes a pair of testes, sperm ducts and a penis. The male reproductive system is responsible for producing sperms. So I hope that this much is clear. जो आपका धीरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आपको एक पेयर ऑफ टेस्टिस आप देख ही रहे हो, देन यू हैव द पेयर ऑफ स्पैनीज और आपके पास स्पर्म डक्ट्स के भी पेयर हैं, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस जिसमें जो आपकी टेस्टिस होती है वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, देन स्पर्म डक्ट्स जो है आपके यहाँ पर से वो जाते हैं, देन पैनीज के माध्यम से जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है. Now if I talk about the male reproductive system is responsible for producing sperm. Sperm contains head, middle piece and tail. Genetic material is present in the head. Mitochondria in the middle piece provides energy and the tail help in the movement. So I hope that इतना तो आप सबको clear हो गया होगा कि male reproductive system क्या है. Now what we are going to learn is about the female reproductive system which you are able to see in your book also very nicely. Okay. सबसे पहले इसके कुछ पार्ट्स पढ़ लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू मूव अगेन. अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो ये है ये तो सब लोग जानते हैं ओविडक्ट्स है, जिसको आप फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. ओके, नाउ दिस इज समथिंग जो यहाँ पे अटैच्ड है, जिससे क्या होता है आपका जो एग सेल होता है उस डायरेक्ट, अगर ये नहीं होता डीएस में तो वो नीचे भी गिर सकता था, है ना. लेकिन जो आपका फिम्ब्राइन होता है ना, फिम्ब्राइन, ये इसको अच्छी तरह पकड़ के रखता है, मतलब जैसे ही एग रिलीज हुआ सीधे वो अंदर को गया, ठीक है, यूट्रस के माध्यम से. तो ये जो है सीधे ओविडक्ट में भेजता है एग सेल को, और एग सेल इससे गिरती नहीं. तो दिस इज समथिंग, ये जो यहाँ पे अटैच है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फेम्ब्राई कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे डिस्टर हमारी नेक्स्ट चीज़ है ये जो कि है ओवरी. नेक्स्ट है ये जो कि है आपका यूट्रस आपको दे रखा है, और उसके बाद फिर है वजाइना जो कि आपका यहाँ पे है, ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप दैट. ओके, नाउ सी डियर, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इज समथिंग रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड अ यूट्रस. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास बेसिकली क्या होता है, ओवरीज होती है, ओविडक्ट्स होते हैं और यूट्रस होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ओवा एग सेल्स. ओवा क्या होती है, दीज आर द एग सेल्स. ओवा प्रोड्यूस इन द ओवरीज एंड रिलीज ऑल्टरनेटली एवरी मंथ दीज ओवास विच इज द एग आर रिलीज, एंड यूट्रस प्रोड्यूसेस साइट फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. और यूट्रस एक साइट होती है जहाँ पे आपका एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट आर द इवेंट्स? ओके, मतलब कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है और धीरे धीरे आपका बेबी बॉर्न होता है. तो लेट्स रीड अबाउट दैम. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो ये है कुछ चीज़ें जो इंक्लूड करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंसेमिनेशन के बारे में, ठीक है. सो इंसेमिनेशन का क्या होता है, इट इज़ द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इन द वजाइना. वजाइना में जो है आपके सारे स्पर्म जो हैं वो अभी डिपॉजिट हो जाते हैं. कहाँ पे? इंसेमिनेशन प्रोसेस में, ठीक है. नाउ द फर्टिलाइजेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट. नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन. इसमें फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड अ जाइगोट. जो आपका फर्टिलाइज एग होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं. नाउ जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू अ यंग वन. जाइगोट जो है वो आपका एम्ब्रियो में डेवलप करता है, जिसको हम फिर फर्दर जब वो ग्रो होता है तो वो यंग वन में बदल जाता है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेक्स्ट स्टेप विच इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन. एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है. सबसे पहले डिवीजन जो है, जाइगोट अंडरगोज डिविजन्स टू फॉर्म 2 सेल विच फर्दर अंडरगोज मल्टीपल डिविजन्स टू फॉर्म 16 सेल्स and finally 32 cell stage called blastocyte. ओके, तो डिस्टेंस बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले जो जाइगोट है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है. 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर वो धीरे धीरे 4 सेल्स में डिवाइड होता है, धीरे धीरे 8 सेल, देन 16 सेल. उसके बाद जब वो 32 सेल्स का हो जाता है तो दैट टाइम वी कॉल्ड इट ब्लास्टोसाइट. Okay, this is what is the name? The name is blastocyte. I hope that this is also clear. Now we are going to learn about implantation. Okay, the blastocyte gets embedded in the wall of uterus by a process called implantation. फिर ये blastocyte जो होता है वो आपका यूट्रस में आ जाता है, जिससे कि हमारी जो प्रोसेस होती है इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है.
ना सेल कंटिन्यू टू ग्रो, सेल धीरे धीरे और बढ़ती रहती है, एंड द इंटरनल ऑर्गन स्टार्ट टू डेवलपिंग, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी आपके डेवलप करना स्टार्ट कर जाते हैं. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफेबल इज कॉल्ड फ्यूटस, जिसमें आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ऐसी स्टेज को हम फ्यूटस कहते हैं. सो आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. नाउ द फोर्थ टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. Now see, fertilization are of two types. There are two types of fertilization, but we will learn about one more fertilization, which is in vitro fertilization. So now see, external fertilization and internal fertilization. Now if I talk about internal fertilization, fertilization that take place inside the female body is called internal fertilization. जिसमें आपकी इनसाइड द फीमेल बॉडी में जो भी फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स, हेंस, काउज. आपने काउ को देखा है, काउ आपके अंडे नहीं देती है, काउ हमेशा बर्थ देती है. दैट मीन्स दैट काउ इज अ विविपोरस एनिमल. बट आई वॉन्टेड टू से हियर दिस, जो फर्टिलाइजेशन आपका अंदर से होता है. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर कन्फ्यूज इन दिस ऑल्सो, दैट इंटरनल फर्टिलाइजेशन वही फर्टिलाइजेशन होगा जो विविपेरस एनिमल में होता है. दिस इज रॉन्ग. आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओविपेरस एनिमल्स में भी हो सकता है. जैसे इफ आई टॉक अबाउट हेंस, हेंस का फर्टिलाइजेशन पहले से ही हो जाता है, बट व्हाट हैपेंस, इट रिलीज एग्स. फर्टिलाइजेशन इज देयर ओनली, बट वो एग्स को रिलीज कर देती है. आफ्टर सम टाइम द एग्स बिगिन टू ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल, राइट. सो मैनी चिल्ड्रन आर कन्फ्यूज इन दिस ओनली. इंटरनल फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब वो विविपेरस एनिमल है. दिस इज रॉन्ग. ओके, नाउ सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एनिमल एंड ओविपेरस एनिमल. तो ना विविपेरस एनिमल दे गिव बर्थ टू देयर यंग वन. जो विविपेरस एनिमल होते हैं स्टूडेंट, वो बर्थ देते हैं यंग वन को. वेयरएज इफ आई टॉक अबाउट द ओविपेरस एनिमल, दे ले एग्स, उनको हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं. ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन विविपेरस एनिमल, और ओविपेरस एनिमल में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, नो डाउट इन दैट. ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अकर्स इन द इनसाइड द फीमेल बॉडी. ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है जाइगोट का फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है. वेयरएज अगर मैं ओविपेरस एनिमल की बात करूँ तो प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब उनका जो एग होती है सेल वो बाहर ही आ जाती है. सो व्हाट हैपेंस दैट दे प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ टू देम. दैट्स व्हाई यू मस्ट बी सीइंग दैट whenever the eggs are laid in the nest, the bird always moves around that nest only, because she don't want to hurt that particular egg cell, and she always wanted to warm them. Now the next thing that we are going to learn about is external fertilization. Fertilization that takes place outside the female body is called external fertilization. ऐसी fertilization जो female body के बाहर पार्ट लेती है इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फिश एंड स्टार फिश. फ्रॉग की जो प्रोसेस होती है उसको हम पढ़ लेते हैं, जो कि मेटामॉर्फोसिस, जो आपकी बुक में भी दी है, जिसमें वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग. देयर आर फर्टिलाइज्ड एग्स डियर स्टूडेंट, ठीक है. देन व्हाट हैपन, आपका अर्ली टैडपोल बनता है जो कि बिल्कुल फिश की तरह होता है. इट इज़ सिमिलर लाइक अ फिश. देन धीरे धीरे आपका यंग टैडपोल बनता है डियर स्टूडेंट. यंग टैडपोल मतलब थोड़ा थोड़ा पैर वैर डेवलप कर दिए उसने. जो आपका अर्ली टैडपोल होता है वो यूजुअली वाटर में ही रहता है. जो आपका यंग फ्रॉग होता है वो धीरे धीरे वाटर से बाहर आने की कोशिश करता है. एंड आफ्टर यंग फ्रॉग इट डेवलप इनटू द एडल्ट फ्रॉग. आप अर्ली टैडपोल को लार्ज टैडपोल भी कह सकते हैं अगर आप कहना चाहें तो ये है बेसिकली प्रोसेस जो कि फ्रॉग में होती है. जैसे फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग्स आर देयर, देन धीरे धीरे क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपके अर्ली टैडपोल आया, देन यंग फ्रॉग, देन एडल्ट फ्रॉग. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जब आपका लार्वा से जो एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें सीरीज ऑफ चेंजेस लगते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. नाउ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन फ्रॉग्स. द fertilized egg hatch into tadpoles which are almost fish like. जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपके tadpoles होता है, स्मॉल tadpole जो मैंने आपको अभी बताया था, विच इज़ अर्ली tadpole. तो अर्ली tadpole में क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका वो मच लाइक अ फिश ओनली होता है, ठीक है. देन डियर स्टूडेंट जो होता है आपका उसके बाद फिर जब tadpole होता है वो इवेंचुअली यंग फ्रॉग्स में डेवलप करता है. उसके बाद फिर दे हैव ओनली टेल्स. द टेल डिसअपेयर इवेंचुअली, जैसे कि वो जैसे ही यंग फ्रॉग जो है एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म होता है, आपकी जो टेल होती है वो डिसअपेयर हो जाती है. तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विच इज़ अबाउट IVF. नाउ सी व्हाट इज दिस. आर्टिफिशियल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन
ऑफ एग्स एंड स्पर्म सेल्स आउटसाइड द बॉडी। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का मेथड होता है ये एग्स और स्पर्म सेल का आउटसाइड द बॉडी। बेबी बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। जो बेबीज इस टेक्निक से बॉर्न किए जाते हैं उनको हम लोग यूजुअली किस नाम से बुलाते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी से, ठीक है। Now what happened in this na dear students, some of the women if you see, so what happened, उनका जो ओवी डक्ट्स होते हैं वो बेसिकली ब्लॉक हो जाते हैं, so they are not able to embed their embryo zygote in the uterus. So what happened, they are not able to fertilize. Okay, so what happened in this case, the woman is not able to fertilize, so fresh egg is released whenever जब भी fresh egg release होता है, so in IVF, in vitro fertilization, that egg cell fresh egg cell is collected. उसके बाद जो आपका fresh sperm cell होता है वो भी collect किया जाता है, then उनका fusion किया जाता है lab में ही, और फिर उसको 1 week के लिए ऑलमोस्ट वहीं पे रखा जाता है, देन उसको वुमेन के यूट्रस में प्लेस किया जाता है, जिसमें से फिर वो जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी कहते हैं इनको। तो अब जो वुमेन्स यूट्रस जिनका ख़राब होता है उन वो अपना जो वो होता है फ्यूजन जो होता है मेल एंड फीमेल का, दूसरी वुमेन के यूट्रस में लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है दूसरी वुमेन उसको बर्थ देती है और इस बहाने उनको अपना बच्चा मिल जाता है। सो इन दिस वे द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वर्क्स डियर स्टूडेंट। अब हम लाते हैं नेक्स्ट केस में जो कि है क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग मतलब जो आपको डॉली की कहानी दी है वो प्लीज़ आप पढ़ लो ध्यान से। सो दिस इज़ वेरी गुड। Now see, production of an exact copy of a cell, any other living part or a complete organism first performed by Land Wilmot। एकदम एग्जैक्ट कॉपी कैसे उस सेल की करें, तो ये बेसिकली जो है सबसे पहले ट्राई किया था एन विल्मट ने, ठीक है। फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड वाज द शीप नेम डॉली। जो डॉली एक शीप थी, सबसे पहले उसको ही क्लोनिंग की गई थी, इसमें उस शीप की क्लोनिंग की गई थी। तो नाउ मैमल व्हाई आई एम सेइंग द मैमल, बिकॉज दे गिव बर्थ। ओके, नाउ सी, डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996। डॉली जो थी सबसे पहले 5 जुलाई को बॉर्न की गई थी 1996 में, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ना देखो, डॉली वॉज क्लोन्ड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफर। डॉली न्यूक्लियर ट्रांसफर की प्रोसेस से जन्म लिया था। बेसिकली डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको क्लोनिंग समझाऊँ, ठीक है, तो नाउ यू हैव टू लिसन मी वेरी वेरी नाइसली, मीन्स यू हैव टू लिसन मी केयरफुली। सबसे पहले क्या होता है, 2 शीप के नाम मैं ले रही हूँ, एक है स्कॉटिश ब्लैक फेस और एक है फिन डॉर्सेट, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्कॉटिश ब्लैक फेस होता है उसके पास एग सेल्स होते हैं, एंड जो फिन डॉर्सेट होता है उसके पास ममरी सेल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो ममरी सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है, ठीक है, और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस है ना उसका भी न्यूक्लियस रिमूव किया जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या हो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन फिर से सुनो, जो स्कॉटिश ब्लैक फेस है ना उसका जो एग सेल है उसके अंदर से न्यूक्लियस निकाल दिया गया है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दिस दैट जो जेनेटिक मटेरियल स्कॉटिश ब्लैक फेस का है वो तो हट गया है, उसका डीएनए वगैरह सब हट गया है ना, तो ओनली रिमेनिंग थिंग इनसाइड दैट इज ओनली द सेल। अब सिर्फ और सिर्फ सेल ही बची है, ठीक है, मतलब थोड़ा आउटर पार्ट क्रस्ट टाइप का बचा है। मेरे जो फिन डॉर्सेट है उसकी ममरी सेल्स नहीं है, उससे न्यूक्लियस ले लिया गया है, और जो उसकी एक सेल है उसके अंदर फिन डॉर्सेट का जो ममरी सेल का न्यूक्लियस है उसको डाल दिया गया है। उसका खुद का जो न्यूक्लियस था वो रिमूव कर दिया स्कॉटिश ब्लैक फेस का, और जो फिन डॉर्सेट का ममरी सेल का न्यूक्लियस था उसको इंसर्ट कर दिया। समझ रहे हो कि न्यूक्लियस मतलब किसका जेनेटिक मटेरियल जाएगा? फिन डॉर्सेट का जेनेटिक मटेरियल जाएगा, ठीक है। अब जो है एक सेल विदाउट न्यूक्लियस जो है वो स्कॉटिश ब्लैक फेस में डाल दी जाती है, ठीक है। एंड आफ्टर समटाइम्स व्हेन शी गिव बर्थ सो क्या होता है, हमें बिल्कुल डॉली मिल जाती है, ठीक है, हमें डॉली मिल जाती है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। ओके, सो बेसिकली ऐसे हमें डॉली मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल किसका आ रहा है? जेनेटिक मटेरियल तो फिन
डॉर्सेट का आ रहा है, भले ही हम स्कॉटिश ब्लैक फेस में उसे इंसर्ट कर रहे हैं, बट स्कॉटिश ब्लैक फेस का हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया है, विच मीन्स दैट द जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो सब रिमूव हो चुका है। और जेनेटिक मटेरियल किसका आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल आ रहा है फिन डॉर्सेट का, विच मीन्स दैट जो आपका बेबी होगा वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल फिन डॉर्सेट जैसा दिखेगा, जिसको हम डॉली कहते हैं। ठीक है, ये इतना आपको क्लियर हो गया क्लोनिंग। अब देखो डिस्टर, क्लोनिंग बेसिकली है इतनी चीज़ थे, आप एक का न्यूक्लियस ले रहे हो, दूसरे के में से न्यूक्लियस निकाल लो, हम दूसरे का न्यूक्लियस में इंसर्ट कर रहे हो और बस उसको तैयार कर दो। बेसिकली अगर आपको सेम कॉपी बनानी है सो यू हैव टू डू दिस ओनली। ठीक है, नाउ से डिस्टर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेट्स एंड जाइगोट। सो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. So now this question is going to be very interesting. So now see gametes. Gametes are the special cell produced in the sexual reproduction which are sperm, male, ovum, female में. If I talk about zygote, fusion of male and female gamete जो होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम वो जाइगोट फॉर्मेशन होती है. देन गैमेट्स आर अनफर्टिलाइज्ड प्रोडक्टिव सेल्स. गैमेट जो होते हैं आपके अनफर्टिलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, व्हेयरएज जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग. ओके, नाउ नॉन इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड फ्रॉम गैमेट्स. गैमेट्स में से कोई भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म नहीं होता है, व्हेयरएज न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट. जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है. ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट, what is mean by reproduction, why it is essential. Now most of the people like you must be thinking this, that why reproduction is necessary. Reproduction is necessary because we will not do that, so our species will get extinct, right? And nobody wants this, that the human species get exist from this, right? So now seriously, these were the two questions which were very important for you. So if you like our video, please get it subscribed so that we make more videos like this only for you all. Thank you so much.